होशियारपुर। तो आज मैं यहाँ पे उपस्थित सभी डेलीगेट्स का श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज द्वारा संचालित आयुष प्रबोधिनी वेबिनार सीरीज में जो है दूसरे दिन में सभी का मैं जो स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं जो है धन्यवाद करता हूं हमारे श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज के चेयरमैन इंजीनियर अमरजीत सिंह बालिया सर का, हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी नाथ मैम का और हमारे कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मृदु शर्मा मैम का, कि जिनके प्रयास से जो है ये वेबिनार जो है आयुष विबोधनी नाम की वेबिनार सीरीज जो है शुरू की गई है। और मैं बड़े हर्षोल्लास से जो है आज स्वागत करता हूं इस वेबिनार सीरीज के दूसरे दिन के स्पीकर डॉक्टर पूजा मखनोत्रा मैम का, जिन्होंने जो है इस सीरीज के लिए अपना अमूल्य समय निकालकर हम सभी को जो है अपने ज्ञान के रूपी सागर से जो है कुछ ज्ञान जो है वितरण जो है करने के लिए मैम आज जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जो है हमारे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर मीनाक्षी नाथ मैम को जो है अनुरोध करता हूँ कि वो अपने जो है विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर मीनाक्षी नाथ मैम। थैंक्स नितिन सर। मेरी आवाज आ रही है? नितिन सर मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ओके। थैंक यू नितिन सर, and a cheerful evening to everyone who have joined in, and a warm welcome to Dr. Pooja Makhnotra. Dr. Pooja is my senior in both age and knowledge also, and I am grateful enough to have you, Dr. Pooja, as our keynote speaker. Today, the topic of yours is very much relevant both theoretically and also practically, because our pathy is very much advocated in skin disorders. So its modern and ancient correlation will certainly help all in more meaningful approach towards the treatment aspect also. So once again, I am very much thankful to Dr. Pooja for accepting this invitation and sharing your knowledge with all of us. Over to you, Dr. Pooja. Thank you so much. हेलो नितिन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अभी ऑडिबल नहीं है। तो अब मैं जो है, अब आ रही मैम? हाँ जी, आ रही है, अभी आ रही है। अब जो है मैं आज की इस वेबिनार सीरीज के जो है जो स्पीकर हैं डॉक्टर पूजा मखनोत्रा मैम के बारे में कुछ जो है बताना चाहता हूं। तो मैम जो है MS शल्य तंत्र, और वे मैम जो है अभी राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज पपरोला से शरीर रचना विभाग में जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैं जो है आज इस सीरीज में जो है मैम से अनुरोध करता हूं कि वे जो है आज का जो हमारा टॉपिक है त्वचा आयुर्वेद एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव पर अपने विचार प्रस्तुत करें और अपने जो है ज्ञान रूपी सागर से जो है कुछ ज्ञान जो है वितरण करें। तो मैम पूजा मैम, और मेरा सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी जो है अपने माइक जो है म्यूट रखें, जिससे मैम को किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस बीच में जो है ना हो। पूजा मैम।
मे भी कुछ सिग्नल इशू है। 2 मिनट में मैम जो है वापस ज्वाइन होंगे, तो एवरीवन प्लीज कनेक्टेड, प्लीज स्टे कनेक्टेड। ओके मैम। हेलो Yes, हेलो ma'am. हेलो 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 हेलो, हाँ जी डॉक्टर पूजा, यू आर हाँ जी, ऑडिबल डॉक्टर पूजा। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर पूजा। हाँ जी, तो should I start? या यस यू शुड। Namaskar. Myself, Dr. Pooja Makhnotra. Presently, I'm working in PG Department of Rachna Shari in postgraduate Rajiv Gandhi Ayurvedic College, Patrola. First of all, I'd like to thank Engineer Amarjeet Singh Walia ji, Chairman, Srimati Urmila Devi Ayurvedic College of Medical Sciences and Hospital, Hoshiarpur, for providing this wonderful opportunity. Hello. Yes ma'am, please continue. For providing this wonderful opportunity to interact with you all on this digital platform. Secondly, I would like to convey my heartfelt gratitude to Dr. Meenakshi Nath, Principal of this worthy college, for granting this opportunity to attend the national webinar series Ayush Vibodhini. And finally, I'd like to thank Dr. Mridul Sharma for making it happen in spite of all these technical abnormalities happening. Last but not the least, I'd like to thank Principal of my college, Professor Dr. Vijay Chaudhary, sir, for his ever enlightening and guiding ways. The topic for my talk today is Twacha. Twacha, it's Ayurvedic and modern perspective. डॉक्टर साहब आप स्लाइड्स वहां से करते जाइएगा। जी मैम जी मैम। हेलो जी मैम, कंटिन्यू प्लीज। In the very first slide, I have written in Ayurvedic oldest text. देखिए हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो एनाटॉमी सर्जरी का प्रिकर्सर है, और प्रिकर्सर का जो जिन्होंने लिखा है वो द पर्सन इज
सुश्रुत, उनकी बात को ऑथेंटिक माना जाता है as far as surgery and anatomy are concerned. So he has written that there are 5 sensory organs, ज्ञानेंद्रिय, and स्पर्शनेंद्रिय is one of them, जिसका अधिष्ठान है त्वचा. And as we all know, skin is the largest sense organ of the body, which senses touch, pain, pressure, temperature, etc. So that is why it is also known as first line of defense. कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिजीज होती है, तो सबसे पहले स्किन को टच करके देखा जाता है, चाहे टेम्परेचर हो या कोई और इरप्शन हो या कोई भी चीज हो. So त्वचा is a topic of vast research as we know about the different and mysterious disorders that are arising in this era. So knowing त्वचा is very useful in diagnostic, prognostic and therapeutic purpose. The term त्वचा, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी हम उत्पत्ति पे जाते हैं कि वो उसका रूट कहाँ है, क्योंकि रूट से ही हमें पता चलता है कि उसका काम क्या होगा. The term त्वचा, it is derived from root word त्वक संवरणे, meaning covering of whole body. So in Ayurveda, skin is stated as त्वक or त्वचा. It is included under Panch Gyanendriya Adhishthan. It is stated as Indriya Vishesha, which covers whole body since birth, that encloses all body components like Meda, Shonita, etc. हर चीज को कवर करता है, इसीलिए संवर्ण. आचार्य चरक ने इसको डिफाइन करते हुए लिखा है कि जो संपूर्ण देह को आवरण करता है, means the structure which covers whole of the body, and that is none other than त्वचा. Further indicating its importance, he has written in Sharirsthan first, Lakshanam sarvam etat sparshanendriya agocharam, sparshanendriya vigya, sparshehi saviparya. Means Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. These all have got a peculiar character of their own. Like Khartav means roughness, Dravatav liquidity, Ushnav heat, Chalatva mobility, and Aparihatva means unobstructability. तो इन सब चीजों को कौन महसूस करवाता है? All these attributes they are perceptible by the tactile sense organ. Means हर चीज, ये जो पांचों चीजें हमने बताई, वो सारी की सारी कहाँ से पता चलती हैं? Through skin. Touched whether with its absence is perceived by tactile sense organs. देखिए उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों ही चीजों को इंडिकेट किया है कि अगर उसमें सेंसेशन होती है तो भी, नहीं होती है तो भी. इट इज इंडिकेटिव ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी गो फॉर सिनोनिम्स. त्वचा कई शब्दों से लिखी गई है हमारी संहिताओं में, जैसे त्वचा, चर्म, स्पर्श, छवि, चांदनी, अश्रुधारा, रोमभूमि, अर्जुन, कृति और भी कई सारे. और आज हम जो मॉडर्न टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें स्किन को कई बार डर्मा या डर्मिस भी बोलते हैं. मूविंग नेक्स्ट, कि त्वचा की उत्पत्ति का काल क्या है. काल के विषय में ये है कि देखिए सभी आचार्यों का डिफरेंट मत है. अगर हम गर्भावक्रांति में जाएं तो आचार्य सुश्रुत ने भी तीसरे मास में लिखा है कि सिर्फ अंग प्रत्यंग जो है वो सूक्ष्म रूप से एक साथ उद्भव होना शुरू हो जाते हैं. लाइकली उनके साथ ही आचार्य चरक ने भी लिखा है कि तीसरे मास की जो डेवलपमेंट है उसमें क्या है कि जितने भी अंग प्रत्यंग है वो एक साथ डेवलप करते हैं. तो जब हम प्रत्यंगों की बात करते हैं तो उसमें त्वचा का वर्णन आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत दोनों ने किया हुआ है. लेकिन जब हम वर्ड की तरफ जाएं कि त्वचा एज ए वर्ड उन्होंने मेंशन किया हो तो एज ए वर्ड मेंशन नहीं किया है. हालांकि आचार्य चरक ने बल वर्ण उपचे, he has mentioned these words in 6th month of intrauterine life, and we all know that varn is associated with complexion, and complexion is an attribution of skin. So it is clear that त्वचा is formed in 6th month of intrauterine life as per Acharya Charak. According to Ashtang Sangrah and Hriday, उत्पत्ति of केश, रोम, नख, अस्थि, स्नायु, बल, वर्ण, सिरा and त्वचा, they develop in 6th month of intrauterine life. Now we move to पंचभौतिक संगठन.
अब ये देखिए कि हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि हर चीज, कोई भी जो शरीर का कोई भी अंग प्रत्यंग है या कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो पंच भौतिक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि त्वचा के बारे में उन्होंने ना कहा हो? तो in this slide I have depicted that what Acharya Sushruta has said about Panchbhautik Sangathan and what Acharya Charak has said. Acharya Charak says that each and every dhatu is Panchbhautik. So according to that, Panchbhautik constitution of Twacha can be understood in that particular way. और आचार्य सुश्रुत ने क्या लिखा? He says that during formation of skin, it receives the qualities of पंच महाभूतास from रक्त धातु. तो वो कहाँ से प्रॉपर्टीज लेते हैं पंच महाभूतों की? रक्त धातु से. तो सर्वप्रथम सबसे पहले है पृथ्वी महाभूत. तो पृथ्वी महाभूत के लिए आचार्य सुश्रुत लिखते हैं कि it gives structure and smell to skin. But Acharya Charak, he says that त्वचा has been considered as उपधातु of Mars and it shows stability. तो स्टेबिलिटी किसका गुण है? वो पृथ्वी का गुण है. देन वी कम टू जल महाभूत. तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंगली जो भी सर्कुलेटरी एलिमेंट्स है वो जल महाभूत से है. एंड आचार्य चरक सेज दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जल महाभूत त्वचा इज स्निग्ध एंड फर्म. जो त्वचा में स्निग्धता है वो जल महाभूत के कारण है. अग्नि के लिए लिखा है आचार्य सुश्रुत ने कि इट गिव्स कलर एलिमेंट. अब देखिए जो भी हम वर्ण देखते हैं, वर्ण का मतलब क्या है? जो भी कॉम्प्लेक्शन है. तो वर्ण के विषय में तो दोनों ही आचार्यों ने वर्णों का भी मेंशन किया है कि चाहे अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो उन्होंने भी 4 वर्णों का मेंशन किया है, गौर, कृष्ण, गौर श्याम और कृष्ण श्याम. और उनको भी आगे स्पेसिफाई किया कि किस महाभूत की प्रधानता रहती है अग्निभूत के साथ, तो वो वर्ण जो है वो उत्पन्न होता है. आचार्य चरक ने भी कहा है 4 वर्ण, कृष्ण, श्याम, श्याम अवतार और अवतार. आचार्य चरक ने तो ये भी कहा है कि ये नॉर्मल वर्ण है. अगर कोई अति कृष्ण है या अति गौर है तो वो भी नॉर्मल में नहीं आएगा. मीन्स दे हैव मेंशन्ड एबनॉर्मलिटी अलोंग विद द नॉर्मल थिंग्स. तो व्हाट आचार्य चरक सेज, त्वक हैज अ स्पेसिफिक वर्णा एंड लस्टर व्हिच आर ड्यू टू द अग्नि महाभूता. देन कम्स वायु महाभूता व्हिच गिव्स सेंसेशन. जितनी भी सेंसरी और मोटर सेंसेशंस हैं वो वायु महाभूत से प्रभावित है. तो उसके लिए आचार्य चरक लिखते हैं त्वचा इज द अधिष्ठान ऑफ शनेंद्रिय, हेंस वायु महाभूत हैज गॉट अ स्पेसिफिक रोल. लास्ट आकाश महाभूत, तो इट गिव्स स्पेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन. एंड आचार्य चरक ही हैज रिटन that presence of some of the microchannels of Veda is indicative of the presence of Akash Mahabhut. The next portion is त्वचा की उत्पत्ति. अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो कंफ्यूजिंग है. जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि कुछ आचार्य उसको 3rd मंथ में मानते हैं, जबकि एज वर्ड नहीं मेंशन किया है, एज वर्ड मेंशन किया है. आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट करके त्वचा की उत्पत्ति को बताया है कि जैसे दूध को जब गर्म किया जाता है, ठंडे दूध के ऊपर मलाई नहीं होती है, लेकिन जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर मलाई की लेयर आ जाती है. मतलब क्या है? दे आर इंडिकेटिंग कि लेयर फॉर्मेशन कैसे होती है. तो ही सेज त्वचा इन शालिस्थान by taking the example of ksheer and santanika, त्वचा develops like a layer of santanika on ksheer after heating. The formation of त्वचा results from heat generated in the process of union of shukra and shonit during गर्भ निर्माण काल. आचार्य चरक says that development of त्वचा results from shukra shonit संयोग and formation of all sapta dhatus. While Acharya Vagbhat, he states that development of त्वचा occurs due to paka of रक्त धातु by धात्वाग्नि. आचार्य वाग्भट ने एक सिंपल सी बात कही कि रक्त धातु जब अपनी ही धात्वाग्नि से पको होता है तब वो त्वचा का निर्माण करता है. इंदु ने शशिलेख जो उनकी है व्याख्या, उसमें उन्होंने लिखा है कि इसको कंपैरिजन किया है कदली डाल के साथ. कदली डाल मीन्स बनाना का जो स्टेम रहता है, कि जैसे उसमें सेवरल लेयर्स अरेंज्ड रहते हैं सिस्टमैटिकली. लाइकवाइज उन्होंने स्किन के लेयर्स के लिए बात की है कि त्वचा भी जो है वो रक्त धातु के साथ से बनती है और उसकी भी लेयर्स होती हैं और वो इसीलिए लस्ट्रस भी होती है अपीयरेंस में. हेमाद्री ने आयुर्वेद रसायन में लिखा है कि जो त्वचा है वो रक्त के मेटाबोलाइजेशन से, वैसे ही मतलब रक्त अपनी जो धात्वाग्नि है उससे पक्व होकर के जो एम्ब्रियो है उसके सरफेस के ऊपर त्वचा की डिफरेंट लेयर
फॉर्म करता है। In modern text, it is stated that development of skin starts at about 4th week after fertilization. At the beginning of 7th week, the single layer known as basal layer divides and forms a superficial protected layer of flattened cell called periderm. By 5th month, appearance of fatty layer called vernix caseosa can be seen. By about 11th week, epidermis and dermis are formed and hair follicles start to grow. The epidermis is derived from ectoderm, while the dermis arises from mesoderm located deep to the surface of ectoderm. Moving on to next slide. डॉक्टर साहब ये जो चार्ट है आगे 2 स्लाइड छोड़ के उस पे आना है। इसमें त्वचा अलग अलग नाम जो सभी आचार्यों ने बताई है वो इसमें मेंशन की है कि नंबर क्या है और नाम क्या है। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने क्या है, उन्होंने 6 लेयर्स मानी है। उदक कला, आश्रित कला, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठी। ये जो तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठी है ये इन्होंने जो उस लेयर में डिजीज होती है उसके नाम से मानी है। आचार्य सुश्रुत में अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मास्तरा। अष्टांग में 6 मानी है। उदक कला, अश्रुधरा, सिदम, किलार, सर्वकुष्ठ, अर्धि, विद्रुति और प्राणधरा। ऐसे ही शारंगर ने 7 मानी है। उन्होंने लास्ट में जो है ऐड कर दी है जो सुश्रुत की है वही नाम दिया है। लास्ट में उन्होंने जो 7th लेयर है उसको नाम दिया है चूला। और भाव प्रकाश का भी सेम टू सेम है। नाउ वी कम टू त्वचा अकॉर्डिंग टू the 7 layers mentioned by Sushruta. The very first one is Avbhasini. The first layer of त्वचा which provides color to the skin. अवभासिनी मतलब जो भाषित करती है, जो भाषा देती है, मतलब क्या, जो डिफाइन करती है। When sunlight falls on this layer, 5 types of colors and shadows get reflected. मतलब छाया और प्रभा को ये प्रकाशित करती है। और इसकी मेजरमेंट भी बताइए। आचार्य सुश्रुत की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसकी डायमेंशन भी मेंशन की है कि आप उसको मेजर कैसे करेंगे। और मेजर करने के लिए उन्होंने व्रीहि का बनाया, आधार बनाया है। This layer measures about 1/18th part of व्रीहि. It is जो ये अधिष्ठान है इन त्वक रोगों का, सिदम और पद्मकंटक। Second is लोहिता. This is the second layer of त्वचा and it measures about 1/16th part of व्रीहि. और त्वक रोग कौन से हैं यहाँ पे? तिलकालक, न्यायच और व्यंग। Third is श्वेता. The third layer of त्वक measures about 1/12th of व्रीहि और जो ये अधिष्ठान है चरमदल, अजगलिका और मशक्का। Fourth is ताम्रा. The fourth layer of त्वचा measures about 1/8th part of व्रीहि और यहाँ ये अधिष्ठान है विद्रुति, किलास और पुष्ट का। Vedani, the 5th layer of त्वचा, it measures about 1/5th part of व्रीहि and it is adhisthana of पुष्ट and visarg. Sixth is रोहिणी. It measures about 1 व्रीहि, मतलब क्या है, 1 नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा व्रीहि। व्रीहि का मतलब क्या हो गया कि 1 व्रीहि। और ये अधिष्ठान है ग्रंथि, अक्षी, अर्बुद, श्लीपत और गलगंड का। Last is मास्तरा कला. The 7th layer, it measures 2 व्रीहि और ये अधिष्ठान रहता है बगंदर, विकृति और अर्श का। According to आचार्य चरक, 6 layers are present. First is उदक कला. जो उदक कला नहीं, उदक दरा, the outer layer of त्वचा which is exposed to sunlight, जो बाहर वाली लेयर है। Second is अस्विक दरा, ये second layer है which carries रक्त। Third is, इसको तृतीय बोला है और ये रोगों का, किस रोग का अधिष्ठान है? सिदम और किलास का। जो चतुर्थ है वो उसमें रोगों का अधिष्ठान है दद्रु और कुष्ठ। फिफ्थ है अधिष्ठान अजगलिका और विद्रुति का। और जो 6th है वो है, उसमें लिखा है कि जो इसका क्लिनिकल फीचर है कि अगर इसके ऊपर आघात होता है तो जो पर्सन है वो तमा प्रवेश, मतलब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और ये अरुचिका का अधिष्ठान है, रोग अधिष्ठान है। थिकनेस के विषय में या मेजरमेंट के विषय में डलहन ने जो टीका की है उसमें उन्होंने क्या लिखा है? ही डिस्क्राइब्स द टोटल थिकनेस ऑफ त्वचा इज अंगुष्ठ उदर प्रमाण,
which is equal to Shadya Praman. That is the thickness of 6 parts together. So according to commentary of Sushu Samhita, 20th part of 1 rice grain yav should be done, and then thickness of त्वचा should be determined. इसमें क्या लिखा है उन्होंने? फर्स्ट लेयर की 18/20th part of rice grain. Lohita is 16/20th part. Shweta is 12/20th part. Tamra is 8/20th part. Vedani is 5/20th part, and Rohini is equal to thickness of 1 rice grain, and Masdara is equal to the thickness of 2 rice grain. This is about the Ayurvedic concept. We'll come to the functional part after we discuss the modern aspect. The individual layer of skin, you all know very well, it's 3 layers. There are 3 layers: epidermis, dermis, and subcutaneous. The very first one, epidermis, it is the outermost layer of skin. Its thickness depends on whether it is located in the body. Just an example, we are thinnest on eyelid, and it is thickest on the palm of hand and sole of the feet. There are 5 layers of epidermis. Then comes dermis. Dermis middle layer होती है. 3 layers of the skin. It's located between epidermis and subcutaneous tissue. It contains connective tissue, blood capillaries, oil, sweat glands, nerve ending, hair follicle. Dermis, it is split into 2 parts. Papillary dermis, जो thin होता है, upper layer होती है, और जो reticular है, thick होती है और lower layer होती है. And the third layer, जो subcutaneous है, जिसको subcutaneous tissue बोलते हैं, वो deepest और innermost layer होती है, तीनों layer में से. Mostly it is made up of fat, connective tissue, large blood vessels and lymph. The thickness of this layer varies depending on whether it's located, कहाँ पर वो located है. जैसे, for example, it's thickest on buttocks, sole of feet, palm of hand. Subcutaneous tissue is a vital component of body temperature regulation. It also acts as a cushion, so if you ever fall or hit something with your body, it protects your insides and makes the injury less hurt. मतलब क्या है कि ये बचाव का काम भी करती है. Now we'll discuss all the 5 layers of epidermis in order to make sure that we know little bit of it, so that we can make a proper comparison with what we have learned in Ayurvedic culture. The very first layer is stratum corneum. It is also known as horny layer. Outermost layer consisting mostly dead cells, which are called corneocytes. These cells lose their nucleus due to pressure. Pressure कौन सा आता है? Atmospheric pressure, because this layer is exposed to wear and tear. जो हमारा atmospheric pressure है, वो इसी पे काम करता है, and they become dead cells. The cytoplasm is flattened with fibrous protein known as keratin. These cells also contain phospholipids and glycogen. Due to lipids, corneocytes are attached with each other and skin is impermeable to water. This is very important क्योंकि ये बाहर से पानी को अंदर नहीं जाने देती है. The second layer is stratum lucidum. Lucid means clear. This layer is made up of homogeneous transparent cells with ill-defined boundary. This layer is made up of flattened epithelial cells. Many cells have degenerated nucleus, and in some cells, nucleus is absent. As these cells exhibit Schmidt character. क्योंकि ये clear होती है, इसलिए histologically अगर इसको देखा जाए तो ये transparent layer होती है. The third layer is granulosum. It is a multi-layer structure जिसके cells के cytoplasm में क्या रहता है? Granules. They are made up of protein called keratohyalin. So keratohyalin, it is the precursor of keratin. Due to these granules, this layer is known as stratum granulosum. The word itself indicates its property. Granulosum means with granules. Then comes stratum spinosum. It is also known as prickle cell layer because the cell of this layer possess some spine-like protoplasmic projections. The cells are connected. To one another. The projection of these cells are called desmosomes. Then comes stratum germinativum. It is the deepest layer. It is a thick layer and it is made up of superficial polygonal cells, and the deep part is made up of columnar suboidal epithelial cells. New cells are constantly formed by mitotic division to stem cells known as keratinocytes. Then we come to dermis. It is the inner layer, connective tissue,
ये हमने पहले भी बताया कि कोलेजन फाइबर से फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टोसाइट्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम रहता है? They produce collagen and other fibers, and histocytes are fibers in nature. Collagen fibers, they exhibit elastic property and they are capable of holding and storing water. Thus, they maintain the hydration of skin. The collagen fibers contain enzyme collagenase, which is responsible for wound healing. Dermis, it is made up of two layers. First is superficial papillary layer and second is deeper reticular layer. The papillary layer, this layer projects into epidermis. It contains blood vessels, lymphatics, nerve fibers. This layer also has some pigment containing cells known as chromatophores. Reticular layer. This layer is made up of reticular and elastic fibers. These fibers are found around the hair bulb, sweat glands, and sebaceous glands. This layer also contains mast cells, nerve ending, lymphatic, epidermal appendages, and fibers. अब अगर हम जो हमने सुश्रुति में उन्होंने जो बताई है लेयर्स, अगर उसको पढ़े और उसमें से हम उनके फंक्शंस को निकालने की कोशिश करें तो समवट जो फंक्शंस हम समझ सकते हैं वो इस पर्टिकुलर क्लास में दिए हुए हैं कि अवभाषिणी इसका क्या रहता है? रिफ्लेक्टिंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ डीपर लेयर ऑफ इंटरस्टिशियल न्यूट्रिएंट फ्लूइड कॉल्ड रस धातु। ये हमें पता ही है क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है और ये सभी शेड्स को एलिमिनेट कर रही है, तो ये इनवेरिएबली क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? रस धातु को बता रही है कि जो वो व्यक्ति है वो कितना स्वस्थ है। सेकेंड इज लोहिता, तो ये क्या काम करती है? ये सपोर्ट द आउटर लेयर एंड इट इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ ब्लड। लोहिता वर्ड बेसिकली लोहित कलरेशन के लिए है। देन कम्स सिल्वर, दैट इज balancing the color of skin. Fourth is Tamra. Function is basically providing nutrition and protecting the upper layers. वेदनी, ये तो नाम से ही बताती है कि जो वेदना को बताती है, means it is associated with sensation. रोहिणी रोपन से है, तो रोपन का काम होता है हीलिंग। तो जो भी wear and tear होता है, जो इंजरीज होती है, उनकी हीलिंग एंड रीजेनरेशन, दिस लेयर is associated with that. And Masdara, so it makes the skin appear firm and supple. The function of the layers mentioned by Acharya Charak, they can be understood like this. जो first layer है, Udak Dara, that holds water. Udak means water. So holding water इसका function हो सकता है. Second है Asrik Dara. Asrik means blood. तो इसका फंक्शन हो सकता है होल्डिंग ब्लड। देन थर्ड इज द सीट ऑफ सिदम, किलास एंड कुष्ठ। तो अगर हम कुछ देखें ल्यूकोडर्मा, उसमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो पॉसिबल फंक्शन जो बन सकता है कि ये पिगमेंटेशन को प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है लेयर एंड प्रोटेक्शन देती है। द फोर्थ वन इज द साइट ऑफ दद्रु एंड कुष्ठ। कुछ इसमें भी कहा है, तो इसका भी पॉसिबल वही फंक्शन हो सकता है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द सीट ऑफ अल्जी एंड विकृति। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्यूट इन्फेक्शन जो प्रॉम्प्टली होती है, जैसे कि बॉयल्स है, एब्सेस है, उनके लिए ये इम्यूनिटी देती है बॉडी को। देन द लास्ट लेयर, seat of boils appearing blackish red and deep rooted on joints. तो इसका क्या हो सकता है? क्योंकि हमने पढ़ा था तमा प्रवेश, तो ये क्या है? इट इज रिलेटेड विद लाइफ या कॉन्शियसनेस के साथ। जो आज हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, अब इन फंक्शंस को इन फंक्शंस के साथ देखते हैं कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल, थर्मल एंड फिजिकल इंजरी एंड हैजार्डस सब्सटेंस। कुछ आपको उसके साथ मिलता जुलता ये सब लगेगा। प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, जो हम इतना सारा कुछ पढ़ रहे थे। reduces harmful effects of UV radiation, acts as sensory organ, it helps to regulate temperature and immune organ to detect infection and production of vitamin D. अब अगर इसको हम कोरिलेट करने की कोशिश करें तो कोरिलेशन में इस स्लाइड में मैंने हर एक के आगे एक नाम दिया है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा मैं सोचती हूँ, आई एम नॉट वेरी क्लियर
because it can vary as per acharyas. But what I think is that avbhasini can be compared with stratum corneum, as avbhasini is a reflector layer which illuminates all shades of skin, and stratum corneum is the outermost layer of skin. तो जैसे बाहर वाली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम है और अवभासिनी को हमने जो भी वर्ण है उसके प्रकाशन के लिए बताया है, तो ये उसके साथ कंपेयर की जा सकती है. सेकेंड वन इज श्वेता. तो श्वेता कैन बी कंपेयर्ड विद स्ट्रेटम लूसिडम एज श्वेता इज ट्रांसपेरेंट. श्वेता वर्ड जो है वो साफ के लिए आता है, विच मीन्स transparent, white or a clear layer, and stratum lucidum is also transparent and clear layer. वो तो बताया ही है कि अगर हिस्टोलॉजिकली इसको हम देखें तो it is a transparent layer. The third one is lohita. So lohita can be compared with stratum granulosum, as lohita is a layer having reddish color cells in it, and stratum granulosum is a layer having granular copper colored cells. लोहिता के कलर के साथ उसको मैंने कंपेयर किया है. फोर्थ इज ताम्रा. तो ताम्रा कैन बी कंपेयर्ड विद स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, एज ताम्रा इज अ लेयर हैविंग ग्रैनुलर कॉपर सेल्स इन इट, एंड स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम इज अ लेयर हैविंग ग्रैनुलर कॉपर कलर्ड सेल्स. देन कम्स वेदनी. वेदनी कैन बी कंपेयर्ड विद पेपिलरी लेयर, एज वेदनी इज अ लेयर हैविंग टच सेंसिटिव सेल्स इन इट, and papillary is a layer having touch sensitive dermal papillae. तो ये है कि जो वेदनी है, वेदनी के नाम से ही हमें पता है कि जो वेदना को बताती है, तो it can be compared in this particular way. And then comes रोहिणी. रोहिणी can be compared with reticular, as रोहिणी is a layer having cells helpful for wound healing, and reticular is a layer having dense irregular connective tissue and blood vessels arranged by thick collagen fibers in a network-like manner. तो जिसने रोपण का कर्म करना है, और रोपण के कर्म के लिए हमें पता है कि हमें ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड दिस लेयर इज हैविंग ब्लड इन इट. तो जो लास्ट है ये जो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ, क्योंकि वो क्या है, इट प्रोवाइड सपलनेस एंड फर्मनेस टू द स्किन. आई होप आई मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर बाय दिस पर्टिकुलर पीपीटी. स्टिल lot more has to be learned and lot more work have to be done on this particular aspect to understand more deeply the structure and function of skin as mentioned by our acharyas, taking help of whatever modern science have got to help us figure it out what our acharyas have written in their sahitas. Thank you once again. Thank you for this wonderful session. थैंक यू मैम. आपका जो है इस वेबिनार सीरीज में अपना होने के लिए, तो यदि आप में से कोई मैम आता है प्रश्न पूछ सकता है. सर मैं आपको थैंक्स करना भूल गई. आई एम वेरी सॉरी. आप एचओडी हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट के. आई रियली बेग पार्डन सर. आई एम रियली सॉरी. मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में नहीं हूं, संस्कृत डिपार्टमेंट में हूं. इनवाइटिंग मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो वेरी मच सर. आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू मैम, आज के इस वेबिनार सीरीज में अपना मूल्य समय देने के लिए. तो अब मैं जो है इस वेबिनार सीरीज में डॉक्टर मृदु शर्मा, वाइस प्रिंसिपल श्री विमला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज, मृदु मैम से मैं जो है अनुरोध करता हूं कि वे इस कड़ी को जो है आगे की ओर लेके जाएं. मृदु मैम. Thank you sir. Hello ma'am. Before I start saying my words, Dr. Bhanupuri has some query. He has raised a hand. So Dr. Bhanupuri, if you have any issue, please. Hello. I think ma'am there's a query from Dr. Bhanupuri. Dr. Bhanupuri. आप क्वेश्चन बताइए मैम. आप ही क्वेश्चन पूछ लीजिए क्योंकि मुझे ऑडिबल नहीं है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है.
हाँ जी मैम, हैंड रेज किया है, क्वेश्चन अभी उन्होंने पुट नहीं किया है. डॉक्टर भानुपुरी, आई एम ऑडिबल, प्लीज इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Okay, I think it is by mistake then. Okay. Okay. Um, I'm really so, sorry for the technical fault. I'm really sorry क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है. I'm really sorry for this. No, ma'am, no need to be. You have took a very great dedication and efforts for making this happen, ma'am. Thank you for this informative lecture. You are really an expert in your subject, and so many facts are cleared and revised today for all of us, I'm sure. And we are so much obliged by having you here in our webinar series. Thank you very much, ma'am. It's my pleasure. It's my pleasure. Thank you, ma'am. And tomorrow's lecture will be of Kriya Sharir by Dr. Narind Khajuria, and it will be held at 3 p.m. So I request everyone to please join accordingly. Thank you. You can leave the meeting now. Thank you very much, ma'am, once again. Thank you, Dr. Pooja. Thank you very much. Thank you. It was very informative and very valuable. Thank you so much for sparing your time. Thank you, Dr. Meenakshi. Thank you so very much. Thanks, I will Dr. keep Thanks this to you. podium. Okay. Thank you, Dr.